साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा और आपके चैनल कोचिंग जंक्शन पर लेकर के आया हूं भूगोल की सीरीज़ का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने भूगोल में भारत के भूगोल में देखा था भारत की लोकेशन के बारे में कि भारत विश्व के मानचित्र पर किस जगह अवस्थित है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। तो यह पहला जो वीडियो था भारत के भूगोल पर आधारित बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो था। अगर आपने उस वीडियो को न देखा हो तो उस वीडियो को देख लीजिए, फिर जो है इस वीडियो पर आइएगा और वीडियो मैं आगे बढ़ाऊँ, इस क्रम को आगे बढ़ाऊँ। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिए जो आपके बैचमेट हैं, जो आपके साथ पढ़ाई करते हैं, ताकि उनको भी इस महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ मिल सके। तो जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको भारत की नदियों के बारे में बहुत ही ईजिली और बहुत ही इजी वे में आपको मैं समझाऊंगा। तो आज का जो वीडियो है वह जो है एक समग्र अपवाह तंत्र पर भारत के ड्रेनेज सिस्टम पर आधारित है। इसमें हम किसी एक नदी के बारे में या किसी एक नदी तंत्र के बारे में नहीं जानेंगे, वरन हम भारत की भूमि को देखेंगे और यह देखेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ से नदियाँ किस किस दिशा में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ सबसे पहले देखिए कि भारत का जो मैप है उस मैप में कौन सी नदी किस तरफ जो है प्रवाहित होती है। तो आप जानते हैं कि पानी अगर धरातल पर छोड़ दिया जाए तो वह सदैव जो है ऊंची जगह से, ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर जाने का प्रयास करता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आपको यह पता चल जाए कि भारत की जो भूमि है वह किस जगह ऊंची है और किस जगह ज़्यादा ढलान है, या भारत का जो है भारत का भौगोलिक ढलान किस तरफ है, तो आप यह जान पाएंगे कि कौन सी नदी कहाँ से शुरू होती है और कौन सी नदी किधर बहती है। ठीक है ना, क्योंकि पानी का नियम है कि वह सदैव ऊंचे स्थान से निचले स्थान की ओर बहती है, क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आता है। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर प्रवाहित होता है। तो ये है भारत का मैप, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है ना, यह पूरी जो है भारत की मुख्य भौगोलिक भूमि है। ठीक है, यह क्या है, भारत की भौगोलिक भूमि है। अब इसमें जो है कई प्रकार के नदी तंत्र हैं। इधर का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र। क्या बोलते हैं, सिंधु नदी तंत्र, क्योंकि जो है यह सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो है इस क्षेत्र में बहती हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को गंगा नदी तंत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ गंगा और गंगा की सहायक नदियां बहती हैं। ये जो क्षेत्र है दक्षिण भारत का, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है ना, यहाँ जो है प्रायद्वीप भारत की, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रवाहित होती हैं। और ये जो है इधर का क्षेत्र, यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी कुछ सहायक नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नदी जो है क्या करती है, ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर बहती है। इसका मतलब अगर हमें भारत के भौगोलिक भूमि में यह पता चल जाए कि भारत का जो ढलान है वह किस दिशा में है, किस तरफ है, तो हमें यह पता चल पाएगा कि कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहती है और कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है। क्योंकि पूर्व और पश्चिम के क्रम को लेकर के बड़ा ही मतलब छात्रों के मन में भ्रम रहता है कि अरे इसको तो हमने याद किया था, यह पूर्व दिशा में बहती थी, लेकिन अब पता नहीं, ख्याल नहीं आ रहा है कि पूर्व दिशा में बहती है या पश्चिम दिशा में बहती है। तो एक जो है मैंने जल विभाजक रेखा खींची है, आपको मैप में मिलेगा भी यह, अगर आप मानचित्र थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो यह जल विभाजक रेखा जो है आपको मानचित्र में दिखाई पड़ता होगा। अगर आपने मैप को समझा नहीं है तो इस जल विभाजक रेखा की बात आपको समझ में नहीं आती है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि इस जल विभाजक रेखा का क्या मतलब है। ठीक है ना, मानचित्र जब आप पढ़ते हैं तो मानचित्र में मैं बार बार आपको बताता हूँ, क्योंकि कुछ छात्र हमेशा नए होते हैं तो मैं उनको बार बार बताता हूँ कि ऊपर की जो दिशा है उसको बोलते हैं उत्तर, नीचे की दिशा को बोलते हैं दक्षिण, दाहिने तरफ की दिशा को बोलते हैं पूरब और बाएं तरफ की दिशा को बोलते हैं पश्चिम। ठीक है, बाएं तरफ की दिशा को क्या बोलते हैं, पश्चिम। ज़्यादातर परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वह आते हैं कि कौन सी नदी पूरब की तरफ प्रवाहित होती है और कौन सी नदी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है ना, पूरब की तरफ प्रवाहित होती है और कौन सी नदी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि पूरब की तरह
यहाँ स्थित है बंगाल की खाड़ी। क्या स्थित है? इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। तो आपसे यह पूछा जाता है कि कौन सी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है और कौन सी नदी भारत के पश्चिमी तट पर, ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं अरब सागर। क्या बोलते हैं? अरब सागर। तो यह प्रश्न आता है कि कौन सी नदी जो है अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है ना। भारत का जो पश्चिमी मतलब पूरब की तरफ जो बहने वाली नदियां हैं वह अपना जल कहाँ विसर्जित करती हैं? बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। और जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं वह जो है अपना जल कहाँ विसर्जित करती हैं? अरब सागर में विसर्जित करती हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये जो रेड लाइन खींची गई है, लाल रेखा खींची गई है, इस रेखा को आप याद कर लीजिए। बहुत सरल सा है। जब भी आप भारत के मैप को देखिए तुरंत जो है एक ऐसे करके एक रेखा खींच दीजिए। ठीक है। इस रेखा के, इस जो लाल रेखा है, इस लाल रेखा के जो दाहिने तरफ आएगा, ठीक है ना, वो सारी नदियां किधर बहेंगी? दाहिने तरफ बहेंगी। मतलब किस तरफ बहेंगी? पूरब की तरफ बहेंगी। इस जल विभाजक के इधर क्षेत्र की सारी नदियां किधर बहेंगी? पूरब की तरफ बहेंगी। और अपना जल कहाँ विसर्जित करेंगी? अपना जल जाकर के बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करेंगी। और इस जल विभाजक के बाएं तरफ की जो नदियां हैं वो किधर बहती हैं? वो पश्चिम की दिशा में बहती हैं और अपना जल कहाँ विसर्जित करती हैं? अपना जल विसर्जित करती हैं अरब सागर में। ठीक है। आपको बात समझ में आई? केवल यह जो है रेड लाइन आप अगर क्लियर कर लिए तो आप समझ जाएंगे कि इस रेड लाइन के इधर क्षेत्र वाली जितनी नदियां हैं A to Z, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो सारी नदियां किधर बहती हैं? वो सारी नदियां पूरब की दिशा में बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। और इस जल विभाजक के इस तरफ वाली सारी नदियां पश्चिम की दिशा में बहती हैं और अपना जल कहाँ विसर्जित करते हैं? अरब सागर में विसर्जित करती हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैं कुछ नदियों की, कुछ प्रमुख नदियों की मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है ना। कुछ प्रमुख नदियों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि कौन कौन सी नदियाँ किस दिशा में प्रवाहित होती हैं। फिर मैं एक समग्र जो है, मैंने आपको 3 नदी तंत्र बताया। ठीक है ना। कौन कौन सा? 3 नदी तंत्र बताया। उन तीनों नदी तंत्रों के बारे में आइए हम देख लेते हैं। एक तो मैंने बताया कि ये जो नदी तंत्र है, ये जो क्षेत्र का नदी तंत्र है, इसको बोलते हैं हम सिंधु नदी तंत्र। क्या बोलते हैं? सिंधु नदी तंत्र। ठीक है। क्या बोलते हैं? सिंधु नदी तंत्र, क्योंकि यहाँ सिंधु और उसकी सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं। ये जो बीच का क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं गंगा नदी तंत्र। क्या बोलते हैं? गंगा नदी तंत्र, क्योंकि यहाँ गंगा और उसकी सहायक नदियां ही प्रवाहित होती हैं। ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, क्योंकि यहाँ जो है दक्षिण भारत की नदियां प्रवाहित होती हैं। ठीक है ना। आपको बात समझ में आ गई? अब ध्यान दीजिए, इस बात को अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। ठीक है ना, कि कौन सी नदी जो है किस तरफ बहती है। ठीक है। मेरी बात को जो है आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। अब जो सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है, जो कौन सा नदी तंत्र है? सिंधु नदी तंत्र है। ये सारी क्या पड़ती हैं? ये देखेंगे तो इस जल विभाजक के बाएं तरफ पड़ती हैं, पूरब दिशा की ओर पड़ती हैं। तो सिंधु की जो भी नदियां हैं वो अंततः जो है उत्तर की तरफ होते हुए फिर कहाँ आती हैं? दक्षिण होते होते पूरब की तरफ, और लास्ट में कहाँ? अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर देती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, फाइनली इन सभी नदियों का जल कहाँ जाकर के गिरता है, तो आप बताएंगे कि इन सारी नदियों का जल कहाँ गिरता है? वह जाकर के अरब सागर में मिल जाता है। ठीक है। गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, चाहे वह गंगा नदी हो, चाहे यमुना नदी हो, चाहे शारदा नदी हो, गोमती नदी हो, आप देखेंगे सब जो है धीरे धीरे जाकर के पश्चिम बंगाल होते हुए, कुछ जो है यहाँ से कलकत्ता के पास होकर के, कुछ जो है बांग्लादेश जाकर के यहाँ जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। किधर दिशा में प्रवाहित होती है? पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, क्योंकि ये जो भूमि है, ये जो रेड साइड की भूमि है, यह उठी हुई है और इसके दाहिने तरफ का ढलान किधर है? नीचे की तरफ है। इसके बाएं तरफ का ढलान इधर इस तरफ है। ठीक है ना। तो इसके बाएं तरफ पड़ने वाली नदियाँ पूर्व पश्चिम की तरफ, इसके दाहिनी तरफ पड़ने वाली नदियाँ पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं। ठीक है।
अब आपने देखा कि गंगा नदी की जितनी सहायक नदियां हैं, चाहे गंगा हो, यमुना हो, शारदा हो, गंडक हो, घाघरा हो, गोमती हो, कोसी हो, ये सब कहाँ बहती हैं? ये सब जो है पूरब दिशा में बहती हैं और अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। चाहे चंबल नदी हो, सिंधु नदी हो, सब देखेंगे तो कहाँ बहती हैं? सब जो है कहीं न कहीं बंगाल की खाड़ी में ही अपना जल विसर्जित करती हैं। अरब सागर में कौन कौन सी नदी बहती है? एक बड़ी महत्वपूर्ण नदी है, यहाँ मध्य प्रदेश से निकलती है, उसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी यही जो है विंध्य और विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलते हुए धीरे धीरे जाते हुए कहाँ अपना जल विसर्जित करती है? यहाँ अरब सागर पर अपना जल विसर्जित करती है। नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियां हैं जो अपना जल कहाँ विसर्जित करती हैं? अरब सागर में विसर्जित करती हैं, सिंधु नदी के अलावा। ठीक है, उसके अलावा जो नदियां बसती है, चाहे गोदावरी नदी हो, गोदावरी नदी भी एडलिस्ट कहा जाती है, बंगाल खाड़ी में आती है। पेनगंगा नदी हो गई, महानदी हो गई जो उड़ीसा से होकर के प्रवाहित होती है, कृष्णा नदी हो गई, तुंगभद्रा नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई, ये सब जो है अपना जल कहाँ विसर्जित करती हैं? बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। तो आज का यह एकदम छोटा सा लेक्चर आपके लिए मात्र यह समझाने के उद्देश्य बनाया गया था कि आप यह समझ सकें कि कौन सी नदियाँ किस दिशा में प्रवाहित होती हैं और उनका प्रवाहित होने का कारण क्या है। यह जो जल विभाजक रेखा मैप में दिखाई जाती है, इस जल विभाजक रेखा से क्या समझना चाहिए। अब आगे आने वाले वीडियोज में मैं एक एक करके, एक दिन जो है सिंधु नदी तंत्र के बारे में आपको बताऊंगा, दूसरे दिन गंगा नदी तंत्र के बारे में बताऊंगा, तीसरे दिन जो है आपको प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में बताऊंगा। उसके बाद एक वीडियो में मैं आपको पूर्वोत्तर भारत की यानी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। आप इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का क्रम अभी हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद आपको।